energy, right? So how do we define potential energy? It is the negative of work done by conservative force and positive work done by external agent. ठीक है? And then we also understood how to identify whether a body has potential energy or not. है ना? When you release the body, if it moves, it has potential energy and move in the direction where potential energy decreases. है ना? And if you release and it does not move, अगर आप बॉडी को छोड़ो और वो नहीं मूव करे तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ठीक है? वी टुक सम एग्जाम्पल्स. गैस बलून के केस में ये था कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाता है गैस बलून, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? सो ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? अब इसमें दो फोर्सेज एक्ट कर रहा है बलून के अंदर. वन इज mg डाउनवर्ड and other is buoyant force upward, right? And buoyant force is more than mg. Sorry, mg downward बोला ना. buoyant force यहाँ पे बड़ा है mg से, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है. सो नेट फोर्स इस पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है? अगर आप इंडिविजुअली बोलोगे कि mg का वर्क डन कैसा है, ग्रेविटी का वर्क डन कैसा है, या पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी के वजह से एसोसिएट हो पा रहा था वो क्या है, वो आप पॉजिटिव बोल सकते हो. बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. ठीक है? तो ओवरऑल बॉडी जिधर जाता है उधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है. सो हाइट देख करके केवल यहाँ आंसर नहीं करना है. इसका दूसरा एक एग्जांपल और दिया था मैंने कि अगर एक बॉल को पानी में डिप करके छोड़े तो वह वापस फ्लोट करके सरफेस पे आ जाता है. तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है. कैसे पता लगा? मैंने उसे छोड़ा तो देखा कि वो कहीं मूव नहीं कर रहा है. ठीक है? तो हम ले लिए कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. जब इसे ए पे ले जाना था, मतलब पानी में अंदर ले जाना था, उस केस में हमें फोर्स लगाना था, राइट? तो बी पे बॉल में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, लेकिन ए पे पोटेंशियल एनर्जी है. कैसे पता लगा? छोड़ने पे ये मूव करता है. ठीक है? So the question was where this potential energy came from. So the answer to this is the work that I have done in forcing the ball into the water, that work done is converted into potential energy and stored in the body. Right? Now, when we release that force, it will move up, means it will move in the direction where the potential energy of the ball decreases. सो यहाँ पे बाइंड फोर्स के वजह से ये चीज़ हो रहा है. mg लग रहा है बट mg छोटा है बाइंड फोर्स से. सो ये जो केस था और बलून का जो केस है, ये दोनों सिमिलर केस है. डेंसिटी डिफरेंस के वजह से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. ठीक है? नाउ कमिंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए. ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर. नाउ वो जो डेफिनेशन है वो फिट बैठता है या नहीं फिट बैठता है, इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जो हम जानते हैं उस पर पहले वर्क करते हैं. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पहले से पता था कि अगर अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं तो बी जो कि एच हाइट पे है, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? सो यू टोल्ड मी इट इज़ mgh, राइट? लाइकवाइज सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सो इट वाज -mgh, क्योंकि अगर ए पे जीरो है तो उससे नीचे जाने पे और कम होगा पोटेंशियल एनर्जी, राइट? नाउ इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, सो अगर ए से बी पे लेकर के जाएं, ए से बी पे लेकर के जाएं, देन हाउ मच इज द वर्क डन? इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई mg, -mgh. mg नीचे लग रहा है, h ऊपर लग रहा है. At the same time, what is the work done by external agent against the conservative force? So it is plus mgh, क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर ही डिस्प्लेसमेंट भी है. ठीक है? नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स इज mg, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाता है. Likewise, potential energy is equals to positive of work done by external force
तो एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव वर्क डन था, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रह जाता है। सो अल्टीमेटली दोनों मेथड से, एक्सटर्नल एजेंट या फिर कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों मेथड से पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी इज कमिंग प्लस mgh, जो कि सच है। अगर हम ए से सी का बात करेंगे, ओके, तो यहीं तक डिस्कशन था। अगर हम ए से सी का बात करेंगे, यहाँ पे ए से सी का अगर देखोगे, सो ब्लॉक पे mg किधर लग रहा है? ब्लॉक पे mg नीचे लग रहा है, ठीक है, और मुझे फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ लिसन एवरीवन एंड सी, ये फोर्स का डायरेक्शन क्लियर है क्या? क्यों एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ऊपर क्यों लगाना पड़ेगा? सो इट्स लाइक पुटिंग अ हेवी ब्लॉक ऑन द फ्लोर स्लोली। तो कोई हेवी बैग को अगर धीरे से फ्लोर पे रखना हो, तो आपका फोर्स किधर होगा? आप सोच करके बता दो, मुझे बता दो। एक हेवी बैग को नीचे रखना है धीरे से, फ्लोर पे रखना है धीरे से, आपका फोर्स उस बैग पे किधर है? व्हेन यू आर पुटिंग द बैग, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। आप नीचे से होल्ड करके रखते हो ताकि ये गिर ना जाए, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। नाउ वर्क डन बाय mg, इफ आई टॉक, हाउ मच इज कमिंग? तो नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है, नीचे ही mg है, सो इट इज प्लस mg इंटू h। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर बात करूँ, तो माइनस ऑफ mgh हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ऊपर है, h नीचे है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम a to c is written as negative of work done by conservative force in this process. So it is minus of plus mgh and it is coming minus mgh as expected, ठीक है। उसी तरह से एक्सटर्नल एजेंट को भी लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो मतलब एक तरह से हम वेरीफाई कर रहे हैं, यस दिस डेफिनेशन इज ओके, ठीक है। सो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है, इज इट? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इन शॉर्ट यू विल राइट SPE। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को GPE लिख रहे थे, है ना। सो यहाँ पे हम SPE लिखेंगे। नाउ व्हाट वी नो इज this is x equals to 0. Tell me, if I leave the block at O, will it move in on either side? Left or right में move करेगा? No. नहीं move करेगा। So what is potential energy at O? It is 0, ठीक है। अगर आप इसे राइट साइड पुल कर लो, A पे लेके आ जाओ, ऑब्वियसली पुल करने के लिए वहाँ पे आपका होना ज़रूरी है। So your force will be on the right side and spring force will be on the left side in this process. So when you leave the block at A, it will start moving on the left side by itself, right? It means there is potential energy at A. Potential energy 0 नहीं है A पे, A पे potential energy है, right? How much is that potential energy? So अगर मैं पहले के सारे पॉइंट्स को लेकर के बात करूं, then what is the work done by spring force in this process? It is minus of half k x naught square. If I take this distance as x naught, AO डिस्टेंस को हम x naught अगर ले लें तो हाफ के x naught स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग का वर्क डन इसमें निगेटिव होगा। इज इट राइट ना? व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन दिस केस? प्लस हाफ के x naught स्क्वायर। So what is the change in potential energy, delta change in potential energy
फ्रॉम ओ टू ए, सो हमेशा लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, and is defined as negative of work done by conservative force. What is conservative force here? So spring is conservative force here. Spring force is the conservative force. So माइनस यहाँ पे है और ऊपर भी माइनस है, माइनस ऑफ माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर विच इज गिविंग यू प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. और ये हो गया फॉर्मूला. पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस विल बी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर. क्योंकि यू पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज गिवन एज प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. So what is the potential energy associated with the spring? The answer is half k x naught square. क्या ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है स्प्रिंग का? क्या स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है? मतलब लेफ्ट साइड अगर लेके चला जाऊं, ये तो ब्लॉक को राइट साइड लिया था मैंने. अगर ब्लॉक को कंप्रेस कर दें, स्प्रिंग को कंप्रेस करें, देन विल द पोटेंशियल एनर्जी बी निगेटिव? So the answer is no. Potential energy associated with spring will always be positive. हाँ, डायरेक्शन ऑफ वर्क डन अगर होगा तो उसमें आप ये देखेंगे कि डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ. तो अगर हम स्ट्रेच का बात करते हैं तो स्ट्रेच का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेच था और अब उसे हमने इलोंगेट किया है. तो स्प्रिंग के इलोंगेट होने से स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है. ठीक है, क्योंकि एक्स नॉट का स्क्वायर है ना, तो एक्स का निगेटिव और पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर कंप्रेशन और इलोंगेशन. कहने का मतलब ये है कि कंप्रेशन और इलोंगेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ये बता दो मुझे. See the figure and tell me what is the reference point for compression and elongation? Origin. Origin. तो origin से राइट जाए या लेफ्ट जाए, ठीक है ना. सो ओरिजिन पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो था तो फिर राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो से ऊपर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव नहीं आएगा लेफ्ट जाने पे. क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स निगेटिव होने के बाद भी स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव बनने वाला है. ठीक है. सो सिंपली रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होता है या अनस्ट्रेच्ड पोजीशन होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना ही है, चाहे कंप्रेशन करो या इलोंगेशन करो. सो क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता लग गया? तो यस, हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. सॉल्व अ क्वेश्चन. फाइंड. अच्छा, इसके लिए एक कंसेप्ट पहले सिखा दो. अच्छा करो इसको. फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस इफ spring is elongated from x to 2x. spring is already elongated at x. now उसे हम 2 नहीं 3x कर देते हैं. पहले से वो x पे था, उसे 3x पे लेके चले जाते हैं. फिगर में समझा दो उस क्वेश्चन को, क्या ये कहना चाह रहे हैं. सो लेट्स से दिस इज द ब्लॉक पोजीशन फॉर x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जो ब्लॉक है उसके लिए ये इलोंगेशन x है, और फिर दूसरा एक पोजीशन है उसके लिए ये पोजीशन 3x है.
ठीक है. सो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हाउ मच इज द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम ए टू बी. स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग दिखाया नहीं फिगर में, ठीक है. चलो वर्कआउट करो, फॉर्मूला लिखा है ऊपर. So, सीधा सीधा, what is the potential energy at A? Tell me. What is the potential energy at A? हाफ के एक्स स्क्वायर. स्ट्रेच कितना है A पे? x है. What is the potential energy at B? हाफ के and 3x whole square. Right? So, change in potential energy from A to B. Change is always written as final minus initial. तो u b minus ua लिखना है, ठीक है. सिंप्लीफाई कर लो एंड दैट वुड बी द आंसर. सो 9. 4kx square. सो ऑन सॉल्विंग दिस 4kx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना. 9 minus 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 4. सो दिस इज द, अच्छा ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एनर्जी हम कहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी एक पार्ट का नहीं कहेंगे, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सो व्हेन आई से पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इट मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम व्हेन इट इज एट ए, ठीक है. सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पता लग गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता लग गया है, ठीक है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब अभी जो फॉर्मूला जानते हो वो mgh जानते हो. तो मैं एक फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ठीक है. लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन में, ठीक है. एंड बिफोर दैट जो डेफिनेशन चल रहा था उससे कुछ और कंक्लूड कर लेते हैं उसके बाद. सो सम की पॉइंट्स. सबसे पहला ये, potential energy decrease in direction of conservative force. जिस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स लगता है ना, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है ना. एग्जाम्पल बताओ, बॉल के ऊपर mg कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है. तो अगर बॉल नीचे जाने लगे तो आप बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? बताना है. कम. कम हो रहा है. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग. तो कंजर्वेटिव फोर्स इज हियर इज योर mg, ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है. एक चीज आप जानते हो, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर. रिपेल. रिपेल. तो एक स्मूथ सरफेस पे मैंने दो चार्जेस को रखा और छोड़ दिया. बताओ मोशन ऑफ डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन क्या रहेगा दोनों चार्ज का? अपोजिट में ना, मतलब राइट वाला राइट को जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट को जाएगा, ठीक है. सो इज देयर एनी पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम? यस, नो. इज देयर एनी पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिस्टम?
of two charges? Yes, sir. कैसे? सर वो as long as वो फार नहीं जाता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, वो रिपेल करता है ना एक दूसरे को। हाँ, तो ये बात कैसे पता लग रहा है कि रिपल्सन है तो पोटेंशियल एनर्जी है? सर मूवमेंट से, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। मूवमेंट से, यह कि जब आपने छोड़ा इसे हम्म, तो दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर होने लगा खुद ब खुद। सो अगर स्पॉन्टेनियस मोशन आ जाता है खुद ब खुद, इट मीन्स देर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे के बताता हूँ। मान लो एक ही चार्ज लेते हैं हम, ठीक है, देयर इज नो अदर चार्ज। तो वो सिंगल चार्ज को यहाँ मैं छोड़ दूँ तो क्या वो खुद मूव करेगा? आंसर इज नो। नो। So if it is not moving means what is the potential energy of this system? Answer is 0. ठीक है, तो सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, लेकिन अगर दो चार्ज रख दिया, लाइक चार्ज रख दिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता लगा? जो छोड़ने पे ये खुद ब खुद मूव कर रहा है। अच्छा, मूव जिधर कर रहा है उधर क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। मतलब चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ते जा रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है। सो देखो फोर्स का सर डायरेक्शन दिख रहा है। अगर अनलाइक चार्जेस होता तो इंक्रीज होता था ना। अनलाइक चार्जेस होता है तो क्योंकि साइन चेंज हो चुका है तब भी डिक्रीज ही होता, तब भी डिक्रीज ही होता, क्योंकि वहाँ माइनस साइन आ सर जाएगा। क्यों? बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ। हाँ। चलो मुझे ये बताओ, पहले इस केस में बता दो, जो रिपल्सिव फोर्स है वो दिख रहा है फिगर में? यस तिलक राज? यस सर। सो चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यस। सो पोटेंशियल ओके एनर्जी इज अच्छा। डिक्रीजिंग, पोटेंशियल हाँ एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यस। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है जब दोनों चार्ज दूर जा रहा है तो, ठीक है, पीई डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो क्वेश्चन केम हियर इज कि अगर ये लाइक चार्जेज होता माइनस एंड प्लस, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आ रहा है? अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, और ये चलेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो मैं फिर से बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग। ठीक है ना, बहुत सीधी सी बात है। अपने आप जिधर जा रहा है उधर सिस्टम अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए जा रहा है, राइट? सो सर डोंट पर ऑपोजिट जाएगा तो इंक्रीज होएगा ना। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे खुद से समझ लेना, खुद से समझ सकते हो इस बात को कि अगर दोनों के बीच का, ये प्लस माइनस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ये प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाना है, ये खुद ब खुद होगा या कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा ये काम करने के लिए? एक्सटर्नल एजेंट काम एक्सटर्नल करेगा। एजेंट हैज टू बी देयर टू ब्रिंग देयर सेपरेशन लार्जर, टू मूव देम एट लार्जर डिस्टेंस, राइट? सो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है वो वर्क कर रहा है सिस्टम पे, यस वर्क कर रहा है। यही सिस्टम, यही वर्क डन जो है इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेचर में स्टेबल कॉम्बिनेशन किसे बोला जाएगा? प्लस माइनस को या फिर प्लस प्लस के कॉम्बिनेशन को? प्लस माइनस। प्लस माइनस को। तो स्टेबिलिटी, नेचर में स्टेबिलिटी ज़्यादा जो होता है वो होता है प्लस माइनस का, जब जितना करीब होगा। when the plus minus are very very close to each other, we'll say that they are a most stable form, right? और जरा सा प्लस और प्लस को जरा करीब ला करके देखो और बताओ मुझे क्या हो रहा है? बहुत करीब ले आए प्लस और प्लस को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज इट स्टेबल सिस्टम? नो सर। दोनों मतलब एक दूसरे का एनिमी है, खतरनाक वाला है, करीब आएगा तो बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाला है वहाँ पे। So actually they want to stay away from each other as far as possible, and that will be the stable region. जब प्लस प्लस एक दूसरे से बहुत दूर रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, खुश रहेगा, है ना? चलो कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से माइनस एंड माइनस बहुत करीब लेकर के आओगे तो वो अनस्टेबल सिचुएशन बन जाएगा। जब माइनस माइनस को बहुत दूर लेकर के चले जाएंगे तो एक दूसरे से वो लोग बात भी नहीं करेगा, तो झगड़ा भी नहीं होने वाला है। मतलब
स्टेबिलिटी गेन हो रहा है। सो माइनस माइनस और प्लस प्लस, उसमें जितना दूर रहेगा उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कम पोटेंशियल एनर्जी से, तो उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन प्लस और माइनस जो है वो जितना करीब आएगा उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, उल्टा होगा। इसके लिए मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आता हूँ उस पॉइंट पे भी थोड़ा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स, ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, नो पोटेंशियल एनर्जी चेंज if no conservative field force in direction of motion, जिस डायरेक्शन में मोशन हो, अगर उस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो फिर कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, और फोर्स कंजर्वेटिव इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा वजह इसका ये हो सकता है कि फोर्स कंजर्वेटिव जो है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल, दिस इज योर अर्थ सरफेस, हियर इज द बॉल ए जो कि हाइट h पे है, उसे आपने b पे मूव कर दिया। मोशन किधर है? a से b के तरफ है, जो कि b भी हाइट h पे ही है। इज देयर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? नो। इज देयर एनी फोर्स अलोंग AB line? कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग AB line? नो। नो। ठीक है ना? सो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देयर इज नो फोर्स ऑन द कंजर्वेटिव लाइन। ठीक है, और mg जो है वो नीचे लग रहा है, तो mg का कोई कंपोनेंट भी AB के तरफ नहीं आ सकता है क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो क्या ये बात क्लियर हो गया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये हम समझेंगे कि कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में। नो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इफ नो कंजर्वेटिव फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ए से बी के तरफ सब लोगों को क्लियरली समझना है इस बात को, ए से बी के तरफ कोई फोर्स नहीं है कंजर्वेटिव नेचर का। आप बोलोगे सर कोई फोर्स लगाया तभी तो ए से बी पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है। अच्छा, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन तो तभी आपको लेना है जब वो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के अगेंस्ट में लगे। तो mg नीचे है तो उसके अगेंस्ट में या उसके सपोर्ट में लगने के लिए ऊपर या नीचे होना चाहिए था, लेफ्ट और राइट होने से नहीं चलेगा। ठीक है, सो सीधा सीधा बात है कि लेफ्ट साइड पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, राइट साइड पे, इसके वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज़, क्या मुझे ये बात पता है ये तो डेफिनेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का। ठीक है, सो वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, उसमें एक माइनस लगा हुआ है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू व्हाट इज? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, और सिंपली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर लिखना होता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चलो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट बी फाइनल पोजीशन? तो आप बोलोगे mgh। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए? आप बोलेंगे mgh। राइट, सो हाउ मच इज द चेंज? 0। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट?
दैट इज जीरो। ठीक है, ऊपर वाले से भी जीरो आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग ए बी लाइन, सीधा सा मतलब ये होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट को ही रिटरेट कर रहा हूं मैं। द थर्ड पॉइंट इज, अगर कभी वर्क डन निकालना हो ना तो आप सीधा सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अभी समझ में आता है, एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वाली बात कर रहा हूँ, इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ऊपर वाला ही डेफिनेशन में वापस लिख रहा हूं। ठीक है, सो इफ आई टेक द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर दिस कंसेप्ट, so my question would be, find work done if spring is elongated from x to 3x. Find work done if spring is elongated from x to 3x। तो आप सीधा सोचेंगे कि अच्छा चलो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना है दोनों जगह का, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर मान लो कि पूछता व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालो, उसमें साइन चेंज कर देना, उल्टा कर देना, यही होता है ना। सो वी नो दैट, ये वाला लाइन लेकिन बिल्कुल क्लियरली लिखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू बी माइनस यू ए। और इसे सॉल्व करने पे 4k एक्स स्क्वायर आया था, तो दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ वो चीज़। सो दिस इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, यू नो दैट एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स किधर लग रहा है। इस प्रोसेस में स्प्रिंग ने कितना वर्क डन किया है, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग, बताओ, आप बताओ मुझे क्या होगा आंसर। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो द आंसर इज माइनस 4k एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। सो जस्ट सी क्या क्या पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। मैंने एक थंब रूल निकाल दिया है कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। दूसरा है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस तरफ कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तीसरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी ऐसा वर्क डन आए और इंटीग्रेशन का इशू इन्वॉल्व हो जाए तो हम ये काम कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड इसको कह सकते हैं कि सीधा सीधा फाइनल और इनिशियल पोजीशन का एनर्जी लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस ही वर्क डन दे देगा। ठीक है, फर्दर मैं कह सकता हूं कि ऊपर के ही पॉइंट को फिर से रिट्रेट कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉइंट नंबर 4, हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, क्या ये क्लियर है? बताइए।
वही ऊपर वाला ही डेफिनेशन वापस लिखा है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव में का निगेटिव साइन अगर लगा देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो समझने का कोशिश करो। देखो, सबसे पहले तो पोटेंशियल फील्ड होना चाहिए। पोटेंशियल फील्ड किसे कहते हैं? तो वो स्पेस जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो उसे हम पोटेंशियल फील्ड कहते हैं। ठीक है, बताइए अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्या ये पोटेंशियल फील्ड है ना? है ना पोटेंशियल फील्ड? कोई भी बॉडी यहाँ पे रखेंगे तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है, दिखता है हमें? तो यस है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो देर इज पोटेंशियल फील्ड। ये जो है पोटेंशियल फील्ड है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल फील्ड? तो पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा, मतलब नीचे की ओर पोटेंशियल फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड में अगर मैंने बॉडी को कोई भी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव करा दूं, ए से बी पे मूव करा दूं, सो आई हैड डन सम वर्क इन द कंजर्वेटिव फील्ड, दैट इज पोटेंशियल फील्ड, सो देयर विल बी वर्क डन एसोसिएटेड विद दिस। ठीक है ना? तो उसको ही लेकर के यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डज डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स? एक सिंपल मीनिंग मुझे बताओ, डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। एम आई राइट? ये तो वेक्टर से इस बात को मैं स्ट्रेस देता आ रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों फैक्टर जो होना चाहिए उसे एक ही डायरेक्शन में लेना है ना? तो या तो कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ले लीजिएगा, एक्चुअल डायरेक्शन कहीं और रहेगा। जैसे देखो इस फिगर में कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? mg है, नीचे लग रहा है, पता है मुझे। ठीक है, लेकिन ए से बी अगर जा रहा है तो ये रहा तुम्हारा एक्चुअल पाथ है, ए से बी। बट इन द डायरेक्शन ऑफ mg, कितना डिस्प्लेसमेंट है? कोई बताएगा मुझे फिगर देख के? ए बी के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg? AC। वेरी गुड। सो हमें एक्चुअली इसका मतलब निकल के आएगा एफ डॉट डी आर का कि सीधा सीधा mg इंटू ए सी ले लेना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा, अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस, तो फोर्स भी एक्स एक्सिस पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स। देखो इसमें वेक्टर नहीं लिया मैंने क्योंकि वेक्टर हटाने के बाद कॉस आएगा, और फोर्स भी एक्स एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस पे है। हाउ मच इज एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। सो कॉस 0 इज 1 एंड देयरफॉर आई सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को डायरेक्शन स्पेसिफिक किया मैंने तो ये सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा, एटलीस्ट वेक्टर से स्केलर फॉर्म या मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो क्या यहाँ से एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, ये एक्स लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, राइट? Similarly on y-axis you can write Fy equals to minus of du upon dy and so on. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने सीख रखा है, राइट? जेड एक्सिस पे भी ऐसे ही होगा। तो देखो क्या करना है हमें, हाउ टू फाइंड फोर्स from given potential। तो आपको ना एक एक्सप्रेशन दे दिया, u x, y, z इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड क्यूब, मान लो ऐसा एक एक्सप्रेशन दे दिया। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सो दिस एक्सप्लेन्स मी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्पेस। स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है उसे ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए पहले, उसके बाद फिर वर्किंग शुरू करेंगे। सो स्पेस अगर है तो हमें एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेना है उसे डिफाइन करने के लिए। Now I take a point A. I want to know what is the potential energy at point A. A x axis पे है। Yes guys. What is the potential energy at A according to this equation? तो A पे y कितना होता है बताओ? x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है और z का वैल्यू क्या होता है? जीरो। ये रहा x कॉमा जीरो कॉमा जीरो। सो ऊपर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, है ना। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन एक्स वाई प्लेन। b जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसमें x कुछ होगा y कुछ होगा, लेकिन z क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट b? जीरो। तो समझ में आ रहा है स्पेस के हर पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वेशन डिफाइन कर रहा है, आपको बता रहा है। चलो स्पेस में आ जाते हैं। स्पेस में एक पॉइंट ले लिया C जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 1। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट C? तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 क्यूब, दैट इज कमिंग 2 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी एट C इज 2 जूल। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट ले लें इस स्पेस में, हर पॉइंट का मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगा। एम आई राइट? सो ये इक्वेशन स्पेस के पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? चलो, पोटेंशियल एनर्जी है स्पेस में, दैट्स ओके। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग और नॉट चेंजिंग, ठीक है, ये हमें अब समझना है। तो आप क्या करने वाले हो अब? तो आप अलग अलग एक्सिस पे चलने वाले हो। चलो, उधर लिख रखा है इसलिए हम जेड एक्सिस पे बात कर लेते हैं। सो यू आर वॉकिंग ऑन जेड एक्सिस ओनली, राइट? सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द चेंज? क्या इसमें जब हम जेड एक्सिस पे चलेंगे और मेरे पास ना एक मीटर है, ठीक है, वो मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेगा, ठीक है। देखो जेड एक्सिस पे तो जीरो है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई और ऊपर में स्पेस ले लो, वहाँ पे ये चल रहा है, ऐसा ले लो, क्योंकि जेड एक्सिस के हर पॉइंट पे तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कोई ऊपर के पॉइंट पे, ठीक है। सो व्हाट इज चेंजिंग? एक्स इज जेड इज चेंजिंग, ना एक्स चेंज हो रहा है ना वाई चेंज हो रहा है। एम आई राइट और नॉट? बताइए। When you are moving on z axis, what is changing and what is not changing? तो z चेंज कर रहा है, x, y क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको ये बात, है ना? इसका मतलब ये है कि मुझे फोर्स अगर लिखना है fx, fz, सो आई हैव टू डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। ऊपर डेफिनेशन निकाला है ना फोर्स का, फोर्स बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये तब था जब एक्स एक्सिस पे चल रहे थे। सो व्हेन आई एम वॉकिंग ऑन जेड एक्सिस, आई हैव टू डू डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, डेल यू अपॉन डेल जेड। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? चेंज ऑफ यू डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल जेड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है चेंज ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर आंसर। पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हो, कंजर्वेटिव फोर्स में भी हम लोगों ने यूज किया था, तो इनफैक्ट हम लोग कर ही लेते हैं डिफरेंशिएशन। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड? कितना आ रहा है? सो इट इज एक्स स्क्वायर वाई
कांस्टेंट है छोड़ देंगे, केवल जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है, z square. जेड स्क्वायर. डन. Likewise, when you are walking on x-axis, your definition of force in terms of potential change will be minus of del u upon del x, है ना. और फिर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को. सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, बाकी टर्म कांस्टेंट है तो लीव इट एज इट इज. एफ वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिखने का है और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो बाकी को छोड़ देना. एक्स स्क्वायर जेड क्यूब को छोड़ दिया और y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तीनों एक्सिस पे जाकर के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देना है. सिंपल, मीनिंग भी समझ में आ गया. नाउ फाइनली इफ यू हैव टू राइट द आंसर, so you will write vector f equals to fxi plus fyj plus fzk. you know that. सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर जो इक्वेशन आया है, माइनस ऑफ 2xyz क्यूब i माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड क्यूब j माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3z स्क्वायर k. This is your final force in that space. अब क्या होगा कि कोई पार्टिकल अगर उस स्पेस में रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो भी तुम्हें पता लग जाएगा. ठीक है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि पोटेंशियल से निकाला है तुमने इसे. सो दिस फोर्स इज एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. पोटेंशियल फील्ड है तो फोर्स होगा, और फोर्स कैसे निकलेगा उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ पे. ये वाले क्वेश्चन में तो डिफ्रेंशिएशन ही एक इशू बन सकता है अगर बनेगा तो. अदरवाइज कंसेप्ट आसान है, समझ में भी आना चाहिए कि कैसे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. अगर पोटेंशियल नहीं है उस चेंज कर रहा है तो फोर्स नहीं होगा. ठीक है. सो टेल मी क्वेश्चन 1, फाइंड फोर्स for potential field defined as u x comma y comma z equals to 3x square y plus z cube. Done. Question is complete. आपको f निकालने का है. So what is your first step? You have to find out fx, fy and fz. So what is the formula for that? So partial differentiation with respect to x, partial differentiation with respect to y and so on. Do that. बताओ, बीच में प्लस है यहाँ पे, है ना. चलिए बताइए. How much is the differentiation coming? Minus 6xy minus z cube. z क्यूब रहेगा, खुद से सोचो. z क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है. नहीं सर, नहीं रहेगा. z क्यूब विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. जब x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो z एंड y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. सो z क्यूब इज कंप्लीटली कांस्टेंट, सो इट विल बी 0. ठीक है ना. सो इट इज माइनस ऑफ 6x इंटू वाई. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x किया. ठीक है. y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताइए. सर माइनस 3x स्क्वायर. माइनस 3x स्क्वायर. y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और z क्यूब का डिफरेंशिएशन भी हो गया 1. ठीक है. लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन बताइए.
जेड के रेस्पेक्ट में 3z² -3z²। 3z², क्योंकि पहला टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में, है ना। 3x² उसमें जेड नहीं है, सो दिस कंप्लीट टर्म इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड देयरफॉर डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो केवल z³ का डिफरेंशिएशन होगा, एंड दिस इज हाउ यू गॉट इट। सो f एक्सटर्नल इक्वल्स टू -6xyi -3x²j -3z²k। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही इशू आ रहा है और वह है डिफरेंशिएशन को लेकर के। अगर आप डिफरेंशिएशन करेक्टली कर लेते हो, जिसमें मैंने बोला है कि x⁴n का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, साइन कॉस और टैन का डिफरेंशिएशन कम से कम आना चाहिए। बाकी तो चेन रूल वगैरह बहुत कुछ करा रखा है तुम लोगों को, ठीक है। सो मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। और वैसे भी जब जेई मेंस एंड एडवांस जब देंगे आप, उस समय तक आप मैथ्स भी पूरा कर चुके होंगे, फिजिक्स भी पूरा कर चुके होंगे, तब तक आपका मेंटल मैच्योरिटी जो होगा वो अभी के लेवल से काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम उस समय तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। सो एट दैट टाइम यू विल बी कंफर्टेबल विद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हैंडल कर पाओगे। बट रूल्स विल नॉट चेंज, रूल्स यही है, ठीक है। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स था जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे था कि u दे करके f निकाल रहे हैं, अगर फोर्स दे रखा हो और तुम्हें u निकालना है तो क्या करोगे। सो डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले पे स्टिक कर जाएंगे, फॉर्मूला तो पता ही है। हाउ टू फाइंड u फ्रॉम f, ठीक है। देखो f मतलब वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ इशू ऐसे इशू नहीं आएगा, चलो रहने दो, वो इशू ही नहीं आने वाला है कि वेक्टर या इन। सो सीधा सीधा वी हैव डेल u इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ f.dr। और देखो अब जब लिखता हूँ तो इस समय तक में आपको पता लग चुका है ना कि f कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। क्या लेना है बताओ। नहीं लिखा मैंने c, fc नहीं लिखा है, केवल f लिखा है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यस बोलना है। तो पोटेंशियल एनर्जी में नॉन कंजर्वेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है, इज इट और इजंट इट। कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो उसके साथ केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स नाउ, ठीक है। तो शुरू में मैं एफ सी लिखता था, अब मैं एफ सी ना भी लिखूं तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। सो द ओनली थिंग इज वी नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम R1 to R2 टू गेट इट। U1 से U2 ऐसा। So
find potential energy between A and B F equals to 1, 0 and B 3, 0 if 3, 5 ले लेते हैं इसे. If F equals to 5xi exist in the region B, F equals to 2yj exist in the region C, F1, F2, F3 equals to fxi plus 2yj exist in the region. मतलब तीनों अलग अलग है. A अलग क्वेश्चन है, B अलग है, C अलग है. एक एक बार तीनों को करना है. So my point is first we should understand the question. ठीक है. जैसे कि कोऑर्डिनेट दिया है तो विजुअलाइज करने के लिए हम एक फटाफट कोऑर्डिनेट बना लें. देखो 3D होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट 2D में तो हम समझ सकेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये. सो दिस इज द स्पेस XY और प्लेन XY. इसमें एक पॉइंट है A. सो हियर इज द पॉइंट A 1, 0. ठीक है. और दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पे कुछ इधर करके है B जो कि 3, 5 है. तो बताओ एक्स एक्सिस पे कितना मूवमेंट है. A से B पे चलने पे एक्स एक्सिस पे कितना मूवमेंट है. सर 5 नहीं सॉरी 2 है. 2 यूनिट 1 से 3 पे जाना. ठीक है ना. 1 से 3 पे जाना ये है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 0 से 5 जाना. तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है. बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी. डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस इज 5 यूनिट. x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1. नाउ देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछा है. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. बाई लिख दिया यहाँ पे, बिटवीन लिखना था. ठीक है ऐसे. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है. ठीक है. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट UB माइनस UA. ठीक है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या करें. अच्छा पहला केस में कौन सा फोर्स है. 5x है. तो x एक्सिस का मतलब किधर है वो फोर्स. वो फोर्स केवल x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है. कितना है वो 5i. अभी A का बात कर रहे हैं तब. ठीक है. कोई y एक्सिस पे फोर्स नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. तो तुम्हें क्या लगता है वर्क डन x एक्सिस पे हो रहा है, y एक्सिस पे हो रहा है, या दोनों पे हो रहा है. मूवमेंट तो दोनों पे हो रहा है. ठीक है. पाथ अगर आप पूछोगे कि सर पाथ बताओ कौन सा पाथ है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. ठीक है. बट अपने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं. ठीक है. मुझे ये बताओ वर्क डन हो किस डायरेक्शन में रहा है. एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और दोनों ही एक्सिस पे. बोलना है यहाँ पे. सर दोनों ही एक्सिस पे वर्क डन क्यों होता है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के वजह से. राइट. वर्क डन क्यों होता है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के वजह से. तो फोर्स वाई एक्सिस पे है क्या. बोलना है. बताइए. इन केस सर डिस्प्लेसमेंट है मतलब फोर्स भी रहेगा. क्या. सर डिस्प्लेसमेंट है मतलब फोर्स भी रह सकता है. नहीं. अगर यहाँ फोर्स नहीं है तो तुम्हें उस डिस्प्लेसमेंट का वजह नहीं पता है. हाँ फोर्स रह सकता है, बट हैव इट बीन गिवन टू यू. चलो मान लिया कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स होगा. हैज इट बीन गिवन टू यू इन केस ए. देख लो केस ए. नो. तो केवल एक्स एक्सिस का फोर्स दे रखा है,
तो फिर y पे आप खुद से नहीं लेंगे जा करके, ठीक है। सो केस ए में y एक्सिस पे कोई वर्क डन हमें नहीं कैलकुलेट करना है, हो सकता है हुआ हो, बट आई हैव नॉट बीन आस्क्ड। सिंपल सा बात मैं यही कहना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे जो फोर्स दिया है मैं उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा। तो ए में एक्स एक्सिस पे फोर्स दे रखा है, सो आई विल डू द कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस फोर्स ओनली। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे केवल वर्क होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अगर वर्क होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी केवल एक्स एक्सिस के लेना चाहिए तुम्हें, इजंट इट? आपको सिखाया था एक चीज़ पहले भी कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे अलग वर्क पता करो, वाई एक्सिस पे अलग वर्क पता करना, और जेड एक्सिस पे अलग पता कर लेना, और फिर इन तीनों को ऐड कर देना, जो भी आएगा। कराया है कभी ऐसा? तो शुरू में किया है मैंने, ठीक है। तो अभी y और z एक्सिस पे 0 and 0. So what is the work done on x axis? The work done on x axis will be written as integration of f into dx. Why integration? Because I know that this force is a variable, ठीक है। तो लिखेंगे 5x into dx। बताओ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? I want to know from you. 1 to 3 1 to 3 1 से लेके 3 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें समझ में आता है। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ए पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। जो भी वर्क डन हो रहा है उसका माइनस साइन लगाओगे ना पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। So it is minus of 5x square upon 2 from 1 to 3, and this is coming to be minus 5 9 minus 1 upon 2 minus 20 जूल। कैलकुलेशन तो समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना था, कौन हायर पोटेंशियल पे है? ए हायर पोटेंशियल पे है या बी हायर पोटेंशियल पे है? सर ए हायर पोटेंशियल पे है। वाई? Because in the direction Sir, of because force B potential पे decreases. yeah I repeat, because in the direction of force potential decreases, right? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है? एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ज़्यादा दूर कौन है? बी है, ए के कंपैरिजन में। तो एक्स एक्सिस पे चलते जाओ, पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। तो बी पे कम पोटेंशियल है ए के कंपैरिजन में। ये भी हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। पोटेंशियल एट बी शुड बी लेस देन पोटेंशियल एट ए। लिखता हूं यहां पे, पोटेंशियल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ, दोबारा से लिख रहा हूं ये, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो फोर्स दे रखा है इसका मतलब ये है कि ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो जो फोर्स दे रखा है वो कंजर्वेटिव ही होगा, और क्या होगा, ठीक है। सो अंडरस्टूड होना चाहिए F1 F2 F3 आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अच्छा, कई जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ और फिर कभी कभी पोटेंशियल भी बोल रहा हूँ, तो दोनों में एक छोटा सा फर्क है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। वो अभी नहीं बात करेंगे, रहने दो। अभी दोनों को एक जैसा समझ के चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसलिए देखो कि ये जो एनर्जी फाइनली कैलकुलेट करके आया है ना, वो निगेटिव आया है, ठीक है। अभी कभी कभी क्वेश्चन में क्या कह देता है, फाइंड द पोटेंशियल एट ए इफ पोटेंशियल एट बी इज टेकन एज 0। फाइंड potential energy at A if potential energy at B is taken as 0।
देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम कहीं भी जीरो मान सकते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस लेवल कहीं भी जीरो लिया जा सकता है। सो बी पे जीरो मान लिया, तो बताओ कि ए पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले तुम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लोगे जो कि ऊपर निकाला है। अब लिखोगे यू बी माइनस यू ए बराबर -20। जैसा कह रहा है कि यू बी जीरो है तो यू बी को जीरो रख दो, माइनस यू ए इक्वल्स टू -20, सो यू ए इक्वल्स टू 20 जूल, आंसर। ठीक है, चलो अब आप बताओ मुझे, फाइंड यू बी इफ यू ए इज टेकन एज 10 जूल। फाइंड यू बी इफ यू ए इज टेकन एज 10 जूल। इतना पक्का है कि 10 जूल से कम होगा यू बी, क्या ये बात मानते हो? सर -10 जूल्स। सो द आंसर इज -10 जूल, वेरी गुड। ठीक है ना, आप लिखेंगे यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू -20, यू बी -10 इक्वल्स टू -20 एंड यू बी इक्वल्स टू -10 जूल, सॉल्व करके। ठीक है, सो वाई एक्सिस जेड एक्सिस, देखो सॉरी वाई एक्सिस पे फिर और फिर सी पे, तो मैंने एक्चुअली सी इस तरह से दिया है कि ऊपर जो दोनों फोर्स था ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उसको ही कंबाइन करके दे दिया है। मतलब सी में ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा, अंडरस्टूड है ना। तो चलो वाई एक्सिस पे एक कैलकुलेट करके बताओ, मेथड सामने आ चुका है, बस अब कैलकुलेशन ही रह गया है, फिगर वही रेफर कर सकते हैं आप। सो व्हेन यू टॉक अबाउट वाई एक्सिस, सो यू विल बी ओनली टॉकिंग फॉर द फोर्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, बी लिखोगे यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई फ्रॉम 0 से लेके 5 तक। You can ask me if you have any doubt in this equation. B इक्वेशन देते ही स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको केवल y एक्सिस पे बात करने का है। ठीक है, therefore go ahead with this, इंटीग्रेट करने का है, तो माइनस ऑफ 2y dy फ्रॉम 0 से लेके 5 तक, -2 बाहर कर लेते हैं तो y स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 5 तक, ऑन सॉल्विंग इट इज कमिंग -25 जूल। ठीक है ना, एज एक्सपेक्टेड ऊपर की ओर y है, सो ऊपर की ओर पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी। ठीक है, सी में क्या करेंगे, तो सी में यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू, आप यूज करोगे ये वाला फॉर्म। ठीक है, क्योंकि 1,0 से 3,5 ये लिखने का तरीका समझना। देखो डी आर क्या होता है, तो डी आर पोजिशन वेक्टर होता है। अगर आप याद कर सको तो वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्या ये याद है तुम्हें पोजिशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है ना। सो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल्स टू थोड़ा सा डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा डी वाई डिस्प्लेसमेंट एंड थोड़ा डी जेड डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस। नाउ इन माई केस द बॉडी इज मूविंग ऑन एक्स वाई एक्सिस, सी केस देख लो। सो हमें डी आर की जगह क्या लेने का है, तो केवल डी एक्स प्लस डी वाई वाला पार्ट लेने का है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, आगे लिखेंगे 1,0 3,5, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम एक्स और वाई और जेड सबको एक साथ हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। इसका एक मेथड था जो ऊपर ए और बी में इंडिविजुअली कर लो और फिर कंबाइन कर दो, रिजल्ट एक ही आने वाला है। ठीक है, सो अगर मैं आंसर बोलूँ कि थर्ड का आंसर क्या आएगा, तो इधर -20 आया था बी पे पोटेंशियल और इधर -25 आया, दोनों को ऐड करो तो -45 आएगा। ठीक है, तो ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट -45 आने वाला है। सो माइनस ऑफ 5xi प्लस 2yj डॉट
dxi dyj। एनी डाउट? dr के जगह और f के जगह। ठीक है, अब बताओ डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हो आप? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1,0 3,5 i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 5x इंटू डी एक्स आ रहा है प्लस 2y इंटू डी वाई आ रहा है? टेल मी यस नो। Yes, i का sir. i के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, वही रह जाता है केवल, बाकी सब खत्म हो जाता है। सो नाउ रेस्ट इज इंटीग्रेशन। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग करके सोच सकते हो। तो व्हेन यू टॉक ऑफ डिफरेंटली सेपरेटली, सो x को अलग किया तो आप 1 से लेके 3 तक बोलोगे, माइनस 2y dy को 0 से लेके 5 तक बोलोगे। ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट x एक्सिस, तो x का पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है वो चाहिए तुम्हें। y के लिए बात कर रहे हो तो y का पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो आप बात करेंगे, है ना। इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं हम बिल्कुल। बाकी सॉल्व करना है तो पहला का सॉल्विंग आया था 20, सो इट्स -20, और दूसरे का 25, सो इट इज़ -45 जूल। ठीक है, ये क्या है? ये है UB माइनस UA। ठीक है, एंड वी नो दैट कि UB जो था वो तो छोटा था UA से। सब लोग लैपटॉप पे देखते हो या कोई मोबाइल भी यूज कर रहे हो? क्योंकि Yes, मोबाइल पे sir. तो बहुत Laptop छोटा, use करते हैं. मोबाइल पे। मोबाइल पे बहुत सर छोटा मोबाइल आता पे। होगा। मोबाइल पे तो बहुत छोटा आता होगा। हाँ, मतलब टैब है फिर भी ठीक है ना, डिस्प्ले का इशू हो जाता है। अभी जो साइज रखा है मैंने उसमें तो मोबाइल पे बिल्कुल नहीं छोटा दिखेगा। चलो जूम कर सकते हैं. जूम कर सकते हैं। अपने इंड पे, मतलब आप अपने इंड पे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यस सर, हम लोग भी कर सकते हैं। ओके फाइन। सो वी हैव डन दिस। हाँ, समझ में आया हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? 2 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है, u से f निकालना और f से u निकालना। फॉर्मूला एक ही है जो यूज़ कर रहे थे दोनों के लिए, एक में डिफ्रेंशिएट करना था और दूसरे में इंटीग्रेट करना था। एंड जो की पॉइंट्स हम लोगों ने यूज़ किया है, जो देखा है, उसका हेल्प लेकर के सब कुछ समझने का कोशिश करो बात को यहाँ पे, कि हर चीज़ मैथमेटिकली हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कई बार हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं और खुद से डिसीजन लेते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन है तो इसमें इधर पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ऐसा। सो उसके लिए हमें विजुअलाइज करना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अदरवाइज बिना फिगर बनाए हुए, जैसे ये क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, बिना फिगर बनाए हुए अच्छा ये फॉर्मूला होता है, चलो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना फिगर बनाए हुए डायरेक्ट फॉर्मूले पे आकर के सॉल्व करोगे कि ठीक है आंसर आ सकता है, बट अगर आपने उसे बिना समझे हुए आंसर कर रहे हो तो कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, जो अभी तक में हम शायद यही अप्रोच रखते थे कि अच्छा ये फॉर्मूला है, ये वाला क्वेश्चन इसमें पुट कर देना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना देखो, पहला स्टेज क्या है तुम लोग का, थियरी बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर्मूला से लेकर के क्या होता है उस फॉर्मूले के अंदर, ये सब कुछ बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन, एट दैट टाइम यू नीड टू कनेक्ट कि जो तुम पढ़ रहे हो और जो तुम्हारे दिमाग में है वो आपस में कनेक्ट हो पा रहा है कि क्या चल रहा है। व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट दैट, इट मीन्स यू फाइंड आउट द सिचुएशन, यू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑल्सो एंड देन यू सॉल्व इट। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब थियरी पार्ट ही वीक है, जिसके वजह से कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है ना।
सो थियोरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा पहले। ऑफ कोर्स थियोरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल बनाना है, और घर पे बैठ करके जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो सेशन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग करें, बुक ओपन करके रखें, जब कभी ज़रूरत पड़े बुक को भी खोल करके देख रहे हैं, मतलब नोटबुक एंड ऑल जो भी है आपके पास रिसोर्सेज। ठीक है, चलो देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह का जो मैंने डिस्कस किया मिल जाए तो। Everyone go through this question. So potential energy is given K into x plus y. X is a constant. Work done by conservative force in moving a particle from 1,1 to 2,3. ठीक है, मतलब A से B. And work done by conservative force. So work done by conservative force equals to negative of change in potential energy, right? चल So what is the answer, do you think? Somewhere here is the point 1 comma 1, let's call it A, and here is the point 2 comma 3. ठीक है, and here is B. What is the potential energy at A? तो कोऑर्डिनेट पता है, सीधा सीधा K 2K आ रहा है क्या बताओ, 1 और 1 रख देंगे ऊपर. What is the potential energy at B? Is it coming 5K? Tell me. X और Y कोऑर्डिनेट सीधा सीधा रख दिया है. ठीक है, now come to the definition. Change in potential energy, change in potential energy equals to negative of work done by conservative force. ठीक है, so work done by conservative force जो कि क्वेश्चन में पूछा है equals to negative of change in potential energy. ये जो चेंज है उसमें क्या होता है, हमेशा पहले फाइनल लिखते हैं ना. So does it means UB minus UA? सबको क्लियर है, UB minus UA, फाइनल पोजीशन इज B, इनिशियल पोजीशन इज A. क्योंकि क्वेश्चन में देखो पता है फाइनल क्या होता है, फ्रॉम 1,1 टू 2,3, तो फाइनल इज 2,3 है ना, तो B इज द फाइनल पोजीशन. सो क्या आ जाएगा, ये -3K आ रहा है क्या. सो दिस शुड बी द आंसर, A शुड बी द आंसर, है ना. 23rd का A होगा आंसर.
अफेक्ट करेगा ना तो ज्यादा। Next point is understanding of potential energy graph. ठीक है, सो आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का एक ग्राफ दे देगा। तो एक ब्लॉक अगर उसमें मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स किधर लग रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज एंड ऑल ये सब डिस्कस करना है। सो जरा देखो, एक सिचुएशन दे रखा है, let's say it is like this is u and this is x, ठीक है, और इस पोजीशन को मैं मार्क कर लूँ जैसे -5 जूल, -10 जूल, सॉरी +10 जूल, 5 जूल, और जो सबसे ऊपर पीक है लेट्स से 15 जूल, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज when the block is at A, what is the potential energy in block? UA कितना है? Yes guys, see the figure and tell me what is the potential energy in the block when it is at A. आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्या जो फिगर मैंने बनाया? यस सर, जीरो है। जीरो है, जीरो जीरो है। What is the potential energy in the block at B? Go on the graph and see and tell me. -5 joules. -5 joule. When you go up to point C, so 10 potential joules. energy at C is 10 joule. So B से C में ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क कर रहा है उसके ऊपर? पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क? इसको सिंपल ऐसे समझो ना, ब्लॉक को ए से बी पे ऊपर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। सो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव और निगेटिव? सर नेगेटिव। ग्रेविटी के केस में नीचे से ऊपर अगर एक बॉडी को उठा रहे हो नीचे से ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक का इंक्रीज कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन उस बॉडी पे कैसा है, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, पॉजिटिव है। ऊपर ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ऊपर ले जाना है तो कैसे ऊपर ले जाओगे? बिना फोर्स लगाए ऊपर कैसे ले जा सकते हो? सो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। हाउ इज द वर्क डन ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट? पॉजिटिव। देखो सिंपल लाइन को समझने का कोशिश करो। एक्सटर्नल एजेंट जो होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधा सीधा रिलेशन है, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ दिख रहा है तुम्हें, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन मतलब बॉडी का एनर्जी इंक्रीज करना, नेगेटिव वर्क डन मतलब बॉडी का एनर्जी डिक्रीज होना। ठीक है। सो बाकी इस ग्राफ में आप ये बात समझ ले रहे हो, है ना? डी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो भी दिख रहा है तुम्हें, 5 जूल जो कि डिक्रीज हुआ है, एंड देन ई पे 15 जूल। क्या इस फील्ड में मतलब ब्लॉक जो हमने ए से लेके ई तक मूव कराया है, इस एक्स एक्सिस पे ब्लॉक के ऊपर फोर्स रहा होगा या नहीं रहा होगा? तो जब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है उस समय
फोर्स रहेगा, क्योंकि वर्क डन होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पे कांस्टेंट हो जाए वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा। तो देखो फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक के अंदर ना फोर्स का डायरेक्शन निकालने वाले हैं अब। तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा अगर डी यू अपॉन डी एक्स निगेटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा कोई माइनस साइन के साथ, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जा रहा है, ठीक है ना। और फोर्स पॉजिटिव का मतलब राइट डायरेक्शन होता है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, पहले से होता आ रहा है। एफ एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये कब होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एफ एक्स 0 कब होगा, अगर स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 0 वाला केस है इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, है ना। जब फोर्स बॉडी पे 0 हो, वी कॉल इट द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा, बताओ मुझे जब ब्लॉक P पे है, क्या मिला तुम्हें P, पोजीशन P मिला यस सबको? सर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। 0। फोर्स है या नहीं है यहाँ पे, फोर्स है या नहीं है यहाँ पे, और अगर है तो किधर है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सो देखो फोर्स यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के बाद भी है, क्योंकि फोर्स जो है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मेजर होता है, ना कि क्या है उससे। तो अभी 0 है लेकिन आगे पीछे मूव करने पे पोटेंशियल एनर्जी 0 से ज़्यादा या कम हो रहा है। सो फोर्स का इक्वेशन ये होता है। सो बेसिकली तुम्हें स्लोप चाहिए, ना कि मैग्नीट्यूड चाहिए यू का। यू है कितना वो नहीं चाहिए, चेंज इन यू क्या है वो चाहिए। तो स्लोप देखो, पी पॉइंट पे स्लोप ऐसा आ रहा है क्या, देखो रेड लाइन से बनाया मैंने, पॉजिटिव और निगेटिव, बताओ मुझे ये। पॉजिटिव। सो डी यू अपॉन डी एक्स पॉजिटिव है, सो फोर्स कैसा है, निगेटिव और पॉजिटिव? हाँ, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होगा ना, फोर्स में निगेटिव साइन दिख रहा है तो, ठीक है। सो फोर्स विल बी निगेटिव। अब फोर्स निगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। सो पी पॉइंट पे ब्लॉक पे फोर्स किधर है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। निगेटिव स्लोप वाला जगह खोजते हैं, इसमें थोड़ा वो हो जाएगा, तो मैं एक दूसरा ग्राफ बना देता हूँ, ज़्यादा लाइन आएगा तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो सपोज करो इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है x, ठीक है। वन पोजीशन इज A, सेकेंड पोजीशन इज B एंड थर्ड पोजीशन इज C, A B C, ठीक है ना। व्हाट इज द स्लोप एट A, ऊपर चले जाओ फटाफट। व्हाट इज द स्लोप एट A, इज इट निगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। तो फोर्स कैसा है A पे, पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव का मतलब राइट साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप एट B, 0। व्हाट इज द फोर्स देयर, 0। वेरी गुड। 0। व्हाट इज द स्लोप एट C, पॉजिटिव। सो फोर्स नेगेटिव, यस। एंड नेगेटिव फोर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वगैरह फिर से डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल कम टू वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट होने वाला है। बट यू कैन अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट लाइक काइनेटिक एनर्जी जो छोटा मोटा था। पोटेंशियल एनर्जी में बहुत कुछ है, ठीक है। एंड आई विल स्ट्रेस
all of you to go through the lecture notes or try to understand, and in next session you will come up with the doubts in potential energy. ठीक है, मेरा एक और मानना है कि जब तक हम सवाल नहीं बनाएंगे डाउट्स आएगा ही नहीं. ठीक है, तो असाइनमेंट भी देता हूँ अब इन सब जो डिस्कस किया है उसके ऊपर. ठीक है, फिलहाल आप लोग मुझे सबमिट करो जो टेस्ट पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन बना के. राइट गाइस? ओके. Yes. चलो, बाय बाय एवरीवन.